यहाँ दोस्तों द हिंदू की खबर अपने पास संडे की। यहाँ पर क्या है खबर सर? खबर छोटी सी है दोस्तों। बारिश का मौसम आपके आसपास आ गया। नॉर्थ इंडिया में रहते हैं अगर आप, प्रायद्वीप भारत में रहते हैं, तो आपके आसपास बारिश का मौसम, मानसून आ चुका है। मानसून आते ही आते आप देखते हैं मच्छर पनप लगते हैं आसपास। मच्छर पनपने का केंद्र कौन सा होता है? जहां पुराने कुछ कूलर पानी भरा रह गया आपके यहाँ पर, कोई आपके यहाँ पर कोई पुरानी प्लास्टिक बॉडी है उसके अंदर पानी भर रहा है बारिश का, या ऐसे जो आपके घर हैं उनके आसपास के इलाकों में जब मानवीय गतिविधियों से, मानवीय कार्रवाइयों से कुछ बाल्टी छूट गई कहीं पर, कुछ आपने कुछ पत्थर छोड़ दिया, वहां कुंड बन गया, उसमें पानी भर गया, कहीं भी, या कूलर के अंदर पानी रह गया आपका गर्मी बाद, तो ये मच्छर पनपने के बड़े केंद्र बन जाते हैं। ठीक बात भी है। और जब भी नगर निगम की बॉडी आती है या जांच करने वाले आते हैं, वो इन्हीं की जांच करते हैं और मानते हैं यहां मच्छर नहीं है, मतलब मच्छर नहीं पनपेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर रिसर्च सामने आई है कि यार ये जो मच्छर पनपते हैं ना मॉस्किटो के, ये आवश्यक नहीं है कि आपके आवासीय इलाकों में पनपे हैं, ये नॉन रेजिडेंशियल इलाकों में भी। इन्होंने देखा कि बैरन लैंड, खाली पड़ी जमीन है, वहां पनप गए मॉस्किटो के मच्छर। जहां पर कुछ और है, मतलब इंसानी बस्तियां नहीं है, वहां भी पनप सकते हैं। मानते थे मच्छर वहां पनपते हैं जहां उनको भोजन मिल जाए प्रॉपर वे में, रहने की जगह मिल जाए, मतलब पानी वानी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए उनको, वहां पर वहां रहते हैं। लेकिन वो खाली पड़ी जमीन पर भी रह सकते हैं दोस्तों, ये रिसर्च सामने आई है। और एक काम की क्यों बात करूंगा मैं आपके साथ, तो गैर आवासीय क्षेत्रों में मच्छरों की निगरानी की आवश्यकता, ये कहना एक रिपोर्ट का। ये पाया गया है कि जो गैर आवासीय स्थान होते हैं जहां लोग नहीं रह रहे हैं, नॉन हैबिटेबल है या नॉन रेजिडेंशियल लोकेशन है, तो कोई ग्राउंड हो, दूर तक कोई इंसान नहीं रहता वहां पर, या कोई और इलाका हो सकता है, वहां भी दोस्तों आदर्श प्रजनन स्थल हो सकते हैं। वहां भी मच्छर अपना प्रजनन कर सकते हैं, वहां भी ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मच्छरों के पनपने के लिए कई जगह हो सकती हैं। आगे मैं बढ़ूंगा दोस्तों तो काफी बातें कही। सोचिए ये देखिए पत्थर है, कहने को पत्थर रखा है, इसमें पानी भर गया छोटा सा, ही अभी पानी भर गया दोस्तों, ये बाल्टी रखी है, पानी भर गया इसके अंदर। तो ये जो पानी भरने की आमतौर पर घरों के आसपास जगह मिल जाती है, आपको घरों के आसपास जगह मिल जाती है। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, रिपोर्ट क्या कहती है सुनिएगा। इनका मानना है वाइल प्लांटेशन हैड हाई मॉस्किटो स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास तो मच्छर पनपते ही हैं, वहां तो मच्छरों की वैरायटी बहुत प्रकार की मिलेगी, वो तो जैव विविधता से भरे हुए मच्छरों से। लेकिन जो बैरन लैंड है, इवन बैरन लैंड जो बंजर भूमि है दोस्तों, खाली पड़ी भूमि है, वहां भी माइक्रो हैबिटेट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे इलाकों में मच्छर पनप सकते हैं। एक नई चीज है अपने आप में। WHO इससे सहमत नहीं है। WHO कहता है, मैं आऊंगा उस पर, तो WHO क्या कहता है, तो यहां पर दोस्तों मैन मेड आर्टिफिशियल कंटेनर्स अकाउंटेड फॉर 90% ऑफ मॉस्किटो लार्वा। आमतौर पर मच्छर जो प्रजनन करते हैं वो 90% इलाकों में करते हैं जहां इंसानों ने आप बाल्टी छोड़ दी या पानी भरा छोड़ दिया। आमतौर पे इंसानी बस्तियों के 90% इलाके वहीं पनपते हैं। लेकिन कुछ मच्छर ऐसे पनप सकते हैं जहां पर कह सकते हैं आप मानवीय बस्तियां नहीं है। तो मलेरिया को उन्मूलन करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी अपने आप में देखा जाए तो इनका मानना है कि वाटर स्टोरेज कंटेनर जो भी होते हैं, आप देख रहे हैं बाल्टी रखी है यहाँ पर, या फिर ये पानी भरा हुआ रखा है, यहाँ पर मुख्यतः कौन सा मच्छर पनपता है दोस्तों? एडिस इजिप्टी। नाम सुना है आपने एडिस इजिप्टी का कभी? कौन सी बीमारी होती है एडिस इजिप्टी से दोस्तों? आप जानते हैं फेमस बीमारियां होती हैं इससे। मॉस्किटो एडिस इजिप्टी मिलता है दोस्तों हमको यहाँ पर, तो बड़ा एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है उसके पनपने का यहाँ पर। ये चलिए मैं आऊंगा दोस्तों आपको लेकर, खबर पढ़ते हैं आपके साथ। तो बेंगलोर में स्टडी किया गया, अभी 2-1.5 साल तक स्टडी हुआ बेंगलोर के अंदर, और उसमें पाया गया कि शहरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन जो है, मच्छर परिस्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस पर स्टडी किया गया कि अगर शहर बन रहा है, नए घर बन रहे हैं, तो कैसे मच्छर पनप सकते हैं, उस पर स्टडी किया गया। कोई समस्या नहीं है उन्होंने। और ये पाया कि यार उन्होंने पाया कि यहां पर पानी के कंटेनर, फेंके गए पत्थर, प्लास्टिक के कंटेनर एक आइडियल कंडीशन है। एक आइडियल कंडीशन दोस्तों क्या? प्लास्टिक, टायर, स्टोन्स, डिस्कार्डेड ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये सब क्या है? ये आइडियल कंडीशन है जहां मच्छर पनपते हैं। लेकिन विभिन्न आवासीय प्रकारों में कहें तो वृक्षारोपण, शहर में उच्च घनत्व वाले इलाके में ये मच्छर हैं। यहां तक कि बंजर भूमि में भी प्रजनन के लिए अनुकूल सूक्ष्म आवास मिले हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अभी स्टेटमेंट आता है आपके लिए कि एडिस इजिप्टी या मॉस्किटोस पनप सकते हैं किन इलाकों में? मानवीय बस्तियों के आसपास, जी हाँ। जंगल या कहना चाहिए जहां पौधों की प्रजातियां ज्यादा है वहां, जी हाँ। बंजर भूमि में ही पनप सकते हैं, जी हाँ, बंजर भूमि पर भी पनप सकते हैं मच्छर। ये स्टडी सामने आई है। अब सोचिए WHO क्या कहता है दोस्तों। WHO यहां पर एक लाइन कहता है, WHO ये कहता है WHO protocols are restricted to door-to-door larva surveillance and looking for the mosquito larvae in the container। जी हाँ, WHO कहता है कि भाई हर घर जाओ, वहां पर कंटेनर रखा है, कोई चेक करो, बारिश के मौसम में चेक करो कंटेनर तो रखा, वहां पर जो बस्तियां हैं वहां जाके घर का निगरानी तलाशी लो, वहां पर पनपने के चांस ज्यादा है, वही करो। तो WHO का नियम कहता है कि
कि जिन देशों में मच्छर से लोग मौतें होती हैं वो देश अपने हर घर में जाकर जांच करवाएं और लोगों के जीवन बचाएं। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट बात है, घरों वाले जो घरों के बाहर मच्छर हैं, नॉन बैरन लैंड पर या नॉन रेजिडेंशियल लैंड पर मच्छर पनप रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर लिया खाली पड़ी जमीन पर मच्छरों ने, उनके बारे में क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर राइटर कहता है अध्ययन से पता चला कि गैर आवासीय स्थानों पर वाले शहरी वातावरण में भी आदर्श प्रजनन स्थल है। ये इंपॉर्टेंट आने दोस्तों अपने काम का, नॉन रेजिडेंशियल लोकेशन टू हर्बर आइडियल ब्रीडिंग साइट्स। जी हाँ, कहीं ना कहीं जहां पर मच्छर पनप रहे हैं वो गैर आवासीय स्थल भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, हमें पड़ोस की निगरानी को भी शामिल करना होगा। केवल ये नहीं घर चेक कर लिया, घर के बगल खाली पड़ी जमीन है, बंजर पड़ी जमीन है, वहां भी चेक कीजिए, वहां भी मच्छर पनप सकते हैं और वो नुकसान कर सकते हैं मानवीय बस्तियों में आकर। जी मतलब कुल मिलाकर मच्छर ट्रेवल कर सकता है, पनपेगा वहां, काटेगा आपको आके आपके घर में दोस्तों, मानवीय बस्ती में काटेगा, फिर चला जाएगा अपने घर में वहां पर, वॉट एवर। कहने का मतलब ये है कि मच्छर पनपने के लिए आदर्श कंडीशन केवल घर या शहरी आवास नहीं होते हैं, आवास के अलावा अन्य जमीन भी हो सकती है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है दोस्तों, क्या मांगे बढ़ सकते हैं यहां से? सभी लोग सहमत हैं? एक बार सभी लोग बताइए सहमत है? मैं मांगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो यहां पर उन्होंने बहुत सारा चेक किए, उन्होंने पाया कि बहुत सारी मच्छरों की प्रजातियां मिलती हैं। तो 16 प्रजातियां मिल गई मच्छरों की लगभग उनको यहाँ पर। तो एडिस एजिप्टी बहुत सबसे ज्यादा संख्या मिला एडिस एजिप्टी दोस्तों। एडिस एजिप्टी किसके जिम्मेदार होता है? डेंगू के लिए। डेंगू का फेवरेट दोस्तों एडिस एजिप्टी हमारा। जी हाँ, और एडिस एल्बोपिक्टस भी मिला इनको कुछ मात्रा में वहां पर, ये भी मिला दोस्तों कुछ मात्रा में। चलिए, तो बात खबर खत्म हुई दोस्तों। कुल मिलाकर डेंगू को बढ़ाने वाले मच्छर न केवल आवासीय जो अर्बन सेटलमेंट हैं, रेजिडेंशियल इलाके वहां मिल सकते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इलाकों में भी ये पाए जा सकते हैं। फाइन सर। अब आते हैं 2 मिनट आपके लिए। भारत सरकार ने दोस्तों मच्छरों की बीमारी या मच्छरों की इस समस्या को रोकने के लिए 2005 में कार्यक्रम लॉन्च किया था। उसका नाम जान लीजिए, आपके काम का है दोस्तों। हमने कार्यक्रम लॉन्च किया था दोस्तों, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम का नाम क्या है? राष्ट्रीय रोग वेक्टर जनित, वेक्टर होता मच्छर, राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। मच्छर जनित मतलब डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या मच्छर जनित रोग हैं। तो भारत सरकार ने नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVDC भी लिखा है, देखते हैं आप तो साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है नाम इसका, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 2005 में। सुन लीजिए आराम से। इसके अंदर सरकार ने क्या किया है, इसका ध्यान सुनो। 3 स्टेप बताऊं, तीनों स्टेप बहुत काम के हैं। राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत सरकार कुछ मच्छर बीमारियां जो मच्छर जनित होती हैं उनको रोकने का प्रयास करती है। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, नाम सुनिए उसके अंदर। मलेरिया का नाम सुना होगा दोस्तों, जापानी बुखार का नाम सुना होगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस का नाम, डेंगू का नाम आपने सुना होगा, अपना चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, चिकन कहीं भी नहीं है इसके अंदर, एक है काला बुखार या काला आजार का नाम सुना होगा, और एक है लिम्फेटिक फाइलेरिया या फाइलेसिस या हाथी पांव का नाम सुना होगा। हम कई बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें 5-6 प्रकार की ये मच्छर जनित बीमारियां हैं दोस्तों, जिसमें मलेरिया, जापानी बुखार, डेंगू, माफ कीजिए चिकनगुनिया, काला आजार और अंत में है फाइलेरिया। 6 बीमारियां दोस्तों जो मच्छर जनित होती हैं, हमने उनको रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया है। कब से? 2005 से, राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये तो हुआ कार्यक्रम और इसके अंदर कंपोनेंट। अब इस कार्यक्रम के तहत होता क्या है, इसके तहत इन बीमारियों को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेट गवर्नमेंट भाई तैयारी करो अपने यहाँ पर, क्योंकि कई स्टेट में बीमारियां नहीं होंगी, ये वहां पर या तो ठंड पड़ती है या मच्छर जनित होते ही नहीं है इतने, तो वहां शायद बीमारियां ना होती हों, लेकिन अधिकांश इलाकों में होती हैं। तो राज्य को जिम्मेदारी दी है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट, वो उसे क्रियान्वयन करती है। लेकिन उनको पैसा चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए, उनको लॉजिस्टिक चाहिए, उनको कमोडिटीज चाहिए, उनको कुछ प्रचार करने के लिए कुछ सामान चाहिए। वो सामान कौन देता है? वो सामान देता है ये केंद्र, ये केंद्र देता है वो सामान सारा। राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण केंद्र जो है वो इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को कमोडिटीज, पैसा, आवश्यक दवाइयां सब उपलब्ध कराता है। ठीक बात है। और याद रखिए ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है दोस्तों, ये किसके अधीन है? ये केंद्र है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चलता है केंद्र दोस्तों, केंद्र सरकार का है ये नेशनल हेल्थ मिशन। इसके तहत एक केंद्र चलता है, केंद्र द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, यूटीज को सहायता दी जाती है जिससे वो क्रियान्वयन कर सकें, जिससे स्टेट इंप्लीमेंटेशन कर सकें। किस बात का?
राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का। कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियां आती हैं दोस्तों, मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं, 6 बीमारियां आती हैं। मलेरिया है, फाइलेरिया है, काला आजार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है और जापानी बुखार है दोस्तों। 6 बीमारियां आपकी स्क्रीन में लिखी हुई हैं। इसमें से ध्यान रखिएगा, इन 6 बीमारियों में से दोस्तों, इन 6 बीमारियों से सुनिएगा आराम से, 3 बीमारियां जो हैं इन्हें सरकार पूर्णतः उन्मूलन करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है देश से। 3 बीमारियों को हम करना चाहते हैं दोस्तों, मलेरिया को, फाइलेरिया को और काला बुखार को दोस्तों। जी हाँ, काला आजार को। बाकी जो है जापानी बुखार दोस्तों, या डेंगू है या फिर अपना चिकनगुनिया है, इस पर सरकार खत्म नहीं करना चाहती। ठीक है, कम हो जाए मामले, 0 हो जाए लगभग, अच्छी बात है। जो हमें खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, मलेरिया को, फाइलेरिया को और काला आजार को। तो 6 याद रखिएगा, 3 को एलिमिनेट करने की रणनीति याद रखिएगा। हमारे यहाँ मलेरिया रणनीति चल रही है 2025 तक, 2030 तक खत्म करने की। फाइलेरिया, काला आजार पर नीति बनाई गई है एलिमिनेट करने की इनको। तो तीनों पे काम कर रहे हैं हम लोग। चलाता कौन है दोस्तों? राज्य सरकार है। सपोर्ट कौन करता है? ये केंद्र किसके अधीन आता है? नेशनल हेल्थ मिशन के। इस कागज की, इस शीट की सारी जानकारी आपको हो गई हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। मच्छर से थोड़ा सा बाहर आएंगे हम लोग। मच्छर से बाहर तो नहीं आएंगे, लेकिन इस न्यूज से बाहर आ जाऊंगा। क्या मैं क्लियर है दोस्तों? ये क्या ये हो पाएगा तैयार टॉपिक हमारा? जी सर, हो जाएगा। चलिए, एक चीज जान लीजिए दोस्तों, वैसे तो वैक्सीन तैयार हो रही है। मलेरिया के लिए ना एक वैक्सीन आई है रिसेंटली, चर्चा में है दोस्तों, R21। पहचान लीजिए, मिल जाएगा कभी एग्जाम में ना, R21 को तैयार किसने किया है सर? इसको तैयार किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है दोस्तों इसको। R21 नाम की वैक्सीन दोस्तों, ये मलेरिया के लिए बनाई गई है। R21 वैक्सीन, जो बच्चे हैं 5 से 36 महीने के, यानी 5 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं, या 6 माह से 3 साल तक मान लो मोटा मोटा, उस आयु वर्ग को लगाया जाएगा दोस्तों। ये घाना पहला देश बन गया अफ्रीका का जिसने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी अपने यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप, ये आपका एक टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए मेरे साथ, जहां पर आप क्लास के PDF लिंक आदि प्राप्त होते रहे, क्लास के नोट्स आदि मिलते रहे दोस्तों। चलिए, जो बच्चे जोड़ना चाहते हैं अनअकैडमी हमारे साथ, अनअकैडमी का इस समय हैवी डिस्काउंट दोस्तों, 50% डिस्काउंट ऑफर आ गया आपके लिए। मंथ एंड में दोस्तों फ्री ऑफर आ गया है, तो बिना देर किए जोड़ना चाहें जल्दी जोड़िए मेरे साथ। 29 जून से दोस्तों आप समझ सकते हैं आरंभ बैच लॉन्च हो रहा है हमारा। आरंभ बैच, जी हाँ दोस्तों, आरंभ 1 ईयर बैच, फाउंडेशन 2 ईयर बैच, जहां मैं ला रहा हूं आपके लिए। उसमें साइंस टेक, करंट अफेयर्स और स्टार बैच है दोस्तों, हमारे सभी स्टार फैकल्टी वहां रहेंगे आपके लिए। 29 तारीख से लॉन्च हो रहा है नया बैच 2024 के लिए, 2025 के लिए। फीस में डिस्काउंट है 50% दोस्तों, नियरली 39,000 में ज्वाइन कर सकते हैं आप हमको। यहाँ पर कोड रहेगा मेरा आशीर्वाद 360, यूज कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। प्लस क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं आपकी पुराने बैचेस की, उनको आके देखिए, वहां पर नए बैच चालू हुआ 29 से, वहां जुड़िए मेरे साथ। तो दोस्तों जुड़ सकते हैं हम लोग हमारी टीम के साथ। आप लोग कब से? 29 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 50% फीस डिस्काउंट साथ। कोड यूज करना है आशीर्वाद 360 आपको दोस्तों। यहाँ पर दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।